जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके बाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी पेडागोजी की सीरीज चल रही थी उसके पार्ट नंबर 2 तक हम लोगों ने देख लिया है और ये रहा हमारा पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने ऑलरेडी 20 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 से, जिसमें पहला क्वेश्चन है फ्लिप्ड क्लासरूम मीन्स, मतलब फ्लिप्ड क्लासरूम का अर्थ क्या है वो बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि वॉचिंग वीडियोस इन क्लास, होमवर्क एट होम। ऑप्शन बी में है होमवर्क इज डन इन क्लास, लेक्चर एट होम, ओनली इंटरेक्टिव डिस्कशन को बताया गया है फ्लिप्ड क्लासरूम, या फिर रिप्लेसिंग एग्जाम्स विद ग्रुप वर्क। तो ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, होमवर्क इज डन इन क्लास, लेक्चर्स एट होम। ये है हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है। मतलब होमवर्क को आप लोग क्लास में डन करिए और लेक्चर्स जो हैं वो घर के लिए रखिए, ठीक है। अगर इसको और डिटेल्स में समझना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया है व्हिच अप्रोच इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम के लिए, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, जो कि सिलेबस में भी मेंशन है। तो कहा गया है कि कौन सा दृष्टिकोण छात्रों की रुचियों और प्रेरणा पर आधारित है। रुचि और प्रेरणा का मतलब हो गया इंटरेस्ट और मोटिवेशन। तो कौन सा दृष्टिकोण है जो कि छात्रों की रुचि और प्रेरणा पर आधारित है? क्या वो टीचर सेंटर्ड लर्निंग है, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है? ऑप्शन नंबर सी में लेक्चर बेस्ड लर्निंग और रोट मेमोराइजेशन। आप लोग ध्यान रखना, ये रोट मेमोराइजेशन वाला जो वर्ड है ये हमेशा नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। लेक्चर सिर्फ हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। हालांकि आप लोगों के जब आप लोगों मतलब जब आप लोगों ने बीएड किया होगा उस समय भी बताया गया होगा कि पहले का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था वो टीचर सेंटर्ड लर्निंग हुआ करता था, लेकिन आज जो हमारे पास एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है, क्योंकि बच्चों को ध्यान में रख के सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और उन्हें उसी हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है, अप्लाई भी किया जाता है, ठीक है ना। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? जो कि यहाँ पे आप लोग देखना, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलत आ गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शंस में नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन शायद पिछली बार भी पूछा गया था कि प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। एक प्रभावी शिक्षक को आप लोग किस एंगल से मानेंगे कि ये शिक्षक में कुछ ना कुछ टैलेंटेड है या फिर इफेक्टिव टीचर है? क्या उनके नॉलेज से कि सब्जेक्ट के ऊपर उनका अच्छा नॉलेज है, या फिर क्या उनकी एबिलिटी टू डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स को किस तरह से डिसिप्लिन में रखना चाहिए उसकी एबिलिटी है टीचर के पास, या फिर पैटर्न्स एंड एडाप्टिबिलिटी है, या फिर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स, या फिर रूल्स को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पैशंस एंड एडाप्टिबिलिटी। मतलब उनके पास कितना धैर्य है और किस चीज़ को किस नज़र से वे देखते हैं, ठीक है। तो ये होगा एक प्रभावी शिक्षक का इफेक्टिव गुण, ठीक है, इफेक्टिव टीचर का ये होगा रोल, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर उनका नॉलेज रहेगा तो कभी क्लास में वे धैर्य खो सकते हैं और धैर्यहीन हो जाएंगे तो उनको ज़रूरत से ज़्यादा क्लास में गुस्सा भी आ सकता है। तो बहुत सारे रीजन होगा इसके पीछे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज मेटाकॉग्निशन रेफर्स टू। मेटाकॉग्निशन क्या दर्शाता है ये हमें बताना है। सो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन। क्या मेटाकॉग्निशन न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्निंग करने में मदद करता है, मेमोराइजिंग फैक्ट करता है, या फिर थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस, या फिर ऑब्जर्विंग अदर्स बिहेवियर। मेटाकॉग्निशन क्या रेफर्स करता है या फिर क्या दर्शाता है, ठीक है। सही जवाब होगा थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस। मेटाकॉग्निशन हमें ये दिखाता है कि किसी भी व्यक्ति का अपने तरीका से
थिंकिंग करने का उसका प्रोसेस क्या है। ओके, so now question number 24, option number C is the correct answer. Now question number 25. In collaborative learning students, कोलाबोरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स क्या है, मतलब सहयोगात्मक शिक्षा में छात्र की क्या भूमिका है, मतलब छात्र कहाँ पे रहते हैं सहयोगात्मक में। सहयोगात्मक का मतलब हो गया कोलाबोरेटिव लर्निंग में, मतलब एक साथ जब एक दूसरे की हेल्प करते हुए जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें छात्र का क्या रोल है। वर्क इंडिविजुअली, क्या वो अकेले अकेले काम करता है। वर्क इन ग्रुप टू अचीव कॉमन गोल्स, क्या वो ग्रुप में काम करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। या फिर डिपेंड होते हैं सोलेली ऑन द टीचर, क्या टीचर के ऊपर सिर्फ डिपेंड रहते हैं। एंड कॉम्पीट विथ ईच अदर्स, क्या एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में होते हैं जब कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है तो। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्क इन ग्रुप टू अचीव कॉमन गोल्स। ग्रुप में काम करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, असेसमेंट फॉर लर्निंग एम्फसाइजेस। असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक है, ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है और एक है असेसमेंट फॉर लर्निंग, दो चीज़ें हैं। तो बताया गया है कि सीखने के लिए मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग किस चीज़ों पे दिया जाता है, क्या स्टूडेंट्स के फाइनल स्कोर की ओर, लर्निंग प्रोग्रेस एंड फीडबैक, लर्निंग का प्रोग्रेस भी होता है और फीडबैक भी दिया जाता है, क्या उसके ऊपर जोर देता है, या फिर स्टैंडर्डाइजिंग टेस्टिंग के ऊपर होता है, या फिर रैंकिंग स्टूडेंट्स, या फिर स्टूडेंट्स के रैंकिंग के ऊपर डिपेंड होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग आंसर में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब। क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ, लर्निंग प्रोसेस एंड फीडबैक, ध्यान से समझना आप लोग। 26 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ठीक है, और एक होता है ऑफ लर्निंग। जहाँ पे ऑफ होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जहाँ पे होगा ये ऑफ वाला हमेशा हमारे फाइनल स्कोर को देखता है। मतलब इसका और एक नाम अगर हम बोलें तो ये सबमेटिव इवैल्यूएशन है। सबमेटिव इवैल्यूएशन का मतलब हो गया अंतिम एग्जाम, जो कि हम लोग फाइनल एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है फोर, और फोर का मतलब हो गया जो हम यूनिट टेस्ट लेते हैं वो वाला है, ठीक है। क्योंकि यूनिट टेस्ट जब हम लोग लेते हैं तो उसमें फीडबैक भी हमें मिलता है और उसका कितना प्रोग्रेस हुआ है वो भी हम देख सकते हैं पेपर चेकिंग के द्वारा बच्चों में, कि मार्क्स किस तरह से फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जो मार्क्स था वो सेकेंड यूनिट टेस्ट में इंक्रीज हुआ कि नहीं, इसका भी उसका फीडबैक हमें मिलता है। सो ये हो गया हमारा असेसमेंट करना, और असेसमेंट फॉर लर्निंग, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग अगर हुआ तो ये होगा हमारा फाइनल एग्जाम की, ठीक है, फाइनल स्कोर या फिर फाइनल टेस्ट की बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मतलब आंतरिक प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है। आंतरिक प्रेरणा, यहाँ पे प्रेरणा मतलब मोटिवेशन भी दो तरह का है यहाँ पे, एक हो गया इंट्रिंसिक और एक हो गया एक्सट्रिंसिक। एक भीतरी मोटिवेशन और एक हो गया बाहरी मोटिवेशन। भीतरी मोटिवेशन जैसे कि आप खुद से मोटिवेशन है, मोटिवेट है कुछ काम करने के लिए, और बाहरी मोटिवेशन मतलब जैसे कि आपको कोई मोटिवेट करने वाला हो, या फिर मोटिवेट बाहर से कोई मोटिवेट करता हो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एक अच्छा उदाहरण मैं ये भी दे सकता हूँ कि जैसे आपको जॉब करना है, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, टेट का एग्ज़ाम देंगे, ये आपका भीतरी मोटिवेशन है, आप अपने अंदर से मोटिवेट हैं कि मुझे पढ़ना है और मुझे एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो मोटिवेशन ड्राइवन बाय एक्सटर्नल रिवार्ड्स, क्या एक्सटर्नल तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी भी कहा था एक्सटर्नल तरीका से अगर रिवार्ड आपको मिलता है, कोई आपको बाहरी तरीका से अगर कोई आकर आपको रिवार्ड देता है तो वो कभी इंट्रिंसिक में नहीं जाएगा। मोटिवेशन ड्राइवन बाय इंटरनल सेटिस्फेक्शन, क्या आप खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए सेटिस्फेक्शन है, ये वाला मोटिवेशन हो सकता है। मोटिवेशन फ्रॉम पीर प्रेशर,
क्या आपके घर के फैमिली या फिर किसी भी पीर ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तब आप कुछ करने जा रहे हो, तो ये हो गया आपका बाहरी मोटिवेशन। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्टिविटी, क्या आपको काम करने में मतलब इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट की कमी है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मोटिवेशन ड्राइवन बाय इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए जब आप काम करेंगे तो वो होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ए टीचर कैन बेस्ट फोस्टर ए पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बाय, एक शिक्षक द्वारा एक सकारात्मक कक्षा के वातावरण को सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको समझना है कि एक शिक्षक द्वारा एक सकारात्मक कक्षा के वातावरण को सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है। किस तरह से? एक टीचर ने एक क्लासरूम को पॉजिटिविटी, अपने क्लासरूम में किस तरह से पॉजिटिविटी रखना है, क्या एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट रूल्स, क्या रूल्स को फॉलो करके आप क्लास में सकारात्मक एनवायरनमेंट बना सकते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। एनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड रेस्पेक्ट, क्या एक बच्चों को एनकरेज करके, उत्साह बढ़ाकर और कम्युनिकेट कर, एनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन रेस्पेक्ट मतलब क्या उनको एनकरेज करके बच्चों को उनके साथ कम्युनिकेशन करके उनको रेस्पेक्ट करके क्लास के सकारात्मक मतलब क्लास में सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। या फिर अलाउिंग ओनली क्वाइट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट, मतलब क्या बच्चों को सिर्फ चुप रहने के लिए आप बोल सकते हैं। या गिविंग फ्रीक्वेंट टेस्ट, या फिर टेस्ट देकर उनको कि सभी लोग टेस्ट में शामिल रहेंगे। सबसे जो बेस्ट आंसर है ये चार ऑप्शंस में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बच्चों को एनकरेज करेंगे और कम्युनिकेशन उनके साथ करेंगे, उनके सारे प्रॉब्लम्स को समझेंगे और रेस्पेक्ट के साथ सारी चीज़ें रहेंगी, तो वो पॉजिटिविटी होगा क्लासरूम के एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स को भी फॉलो नहीं कर सकते। ओनली वर्ड हमेशा नेगेटिव है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ये कभी भी यूज मत करना। अगर एक क्वेश्चन में नॉट एग्जाम में अगर आपको मिलता है और यहाँ पे ऑप्शन में ओनली रहता है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर ये नॉट नहीं है तो आपका सही जवाब होगा ये वाला। हमेशा एनकरेजिंग जो है ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को ध्यान में रख के पेडागोजी का आंसर ज़्यादातर किया जाता है। सो नाउ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, गिविंग फ्रीक्वेंट टेस्ट तो हम लोग ले ही नहीं सकते क्योंकि ये भी टेस्ट लेना देना ये सारी चीज़ें एग्जाम के जहाँ पे भी सारी बातें आएंगी वो हो जाएगा आप लोगों का नेगेटिव। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। व्हिच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण कौन सा है? तो योगात्मक जो मूल्यांकन है बताया गया कि सबमेटिव इवैल्यूएशन, मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि सबमेटिव इवैल्यूएशन मतलब अंतिम इवैल्यूएशन, क्या वो मिड टर्म एग्जाम होगा, बीच बीच में जो लिया जाता है, हो ही नहीं सकता। क्लास डिस्कशन है, डिस्कशन हो ही नहीं सकता। मिड टर्म एग्जाम एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वीकली क्विज होगा, क्या वीकली क्विज होगा या फिर पॉप क्विज होगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा मिड टर्म एग्जाम। मिड टर्म एग्जाम का मतलब हो गया सबमेटिव असेसमेंट। योगात्मक, जैसे कि यहाँ पर एक चीज गलत दिया गया है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये सबमेटिव है, ठीक है, अगर ये सबमेटिव है तो मिड में तो हो ही नहीं सकता, ये अंतिम होगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि ये गलत यहाँ पे क्वेश्चन टाइप हुआ है। ठीक, ऑप्शंस यहाँ पे राइट ऑप्शंस यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, सो इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बताया गया है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी, सीखने का उद्देश्य होना चाहिए। सीखने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? क्या वो ब्रॉड एंड जनरल होना चाहिए, स्पेसिफिक मेजरेबल एंड क्लियर होना चाहिए, बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स पॉपुलैरिटी के ऊपर होना चाहिए, फिर डिफाइंड बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा डिफाइंड होना चाहिए? तो सीखने का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल भी होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, जिसमें कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। सो ये रहा आज का हमारा 10 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन हम लोगों का ऑप्शन ही गलत था। सो 9 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहीं से आप लोग आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर PDF दीजिए, तो PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।